हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर करेंगे और जानेंगे कुछ फंडामेंटल टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही पर्टेनिंग टू लाइफ, मतलब ऐसे जितने भी कंपाउंड्स जो हम लोग प्लांट्स या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करें। कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रैक्टेड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स, इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसी का जस्ट ऑपोजिट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? एनी कंपाउंड्स विच वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम सम नॉन लिविंग सोर्सेज या फिर मिनरल्स या फिर ओर्स, जितने भी नॉन लिविंग सोर्सेज से हम लोग किसी भी तरह का कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लोग उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और जो कंपाउंड्स हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग सोर्सेज से अगर ऑब्टेन कर रहे हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। नेक्स्ट चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन एलिमेंट या फिर प्रिंसिपल एलिमेंट, प्रिंसिपल का मतलब हो गया मेन एलिमेंट है कार्बन। कार्बन होगा ही होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली प्राइमरीली कोवैलेंट बॉन्ड्स ही बनाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कोवैलेंट बॉन्ड्स ही बनाते हैं। ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स भी बनाते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कोवैलेंट है, जो कोवैलेंट बॉन्ड पोजेस करते हैं, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि पानी एक पोलर कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें जिसे हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड सिर्फ कोवैलेंट सॉल्वेंट्स या फिर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी भी पानी या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में, जैसे पानी हो गया, किसी भी पोलर सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। लास्ट चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कलर्ड या फिर ओडर, उनका ओडर या फिर कलर होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में कलर या ओडर नहीं होता है। ठीक है। वी आर कलरलेस एंड ओडरलेस। तो लेट्स स्टार्ट। इसका हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे। कंपाउंड्स which are obtained from any kind of living sources like plants and animals, etc. यहाँ पे जस्ट इसका ऑपोजिट, कंपाउंड्स which are obtained from any kind of non-living sources like ores or minerals. नेक्स्ट डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, प्राइमरी एलिमेंट, प्राइमरी या फिर मेन एलिमेंट कार्बन होता ही है। इस कार्बन इसमें कार्बन में भी प्रेजेंट या नहीं भी हो सकता है। कार्बन में और मे नॉट बी प्रेजेंट, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होगा ही होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में डिसॉल्व होते हैं? कोवैलेंट या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व हो सकता है। इट कैन डिसॉल्व in organic solvents.
ठीक है, ये किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। पोलर सॉल्वेंट जिसमें आयनिक बॉन्ड रहते हैं, जैसे वाटर हो गया, तो इट कैन गेट डिसॉल्व्ड इन पोलर molecules या फिर solvents like water। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोजेस कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं इसमें। इसमें आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट, मेनली कोवैलेंट भी हो सकते हैं बट मेनली आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। लास्ट चीज, इसका बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कलर होता है और ओडर होता है। ठीक है, तो दे हैव मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स have a characteristic color and odor। ठीक है, इसमें they are generally colorless। तो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? किसी भी लिविंग सोर्सेज से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी भी नॉन लिविंग सोर्सेज से। ठीक है, दूसरा कार्बन होगा ही होगा। इसमें प्राइमरी एलिमेंट क्या है? कार्बन होगा ही होगा। इसमें कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होता है, ये किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर कलर या फिर ओडर हो सकता है एंड दे आर जनरली कलरलेस एंड ओडरलेस। कलर नहीं होता है और इनमें किसी भी तरह का ओडर भी नहीं होता, स्मेल भी नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस है। नेक्स्ट, पहले के टाइम पे लोगों को लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसे वो ओरिएंट करके रखता है या फिर बांध के रखता है। ठीक है, पहले के टाइम पे लोगों को ये भी लगता था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया था इन्होंने। इनका नाम है फ्रेडरिच वूलर। फ्रेडरिच वूलर ने पहली बार एक लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फ्रेडरिच वूलर ने क्या किया? पहले के टाइम पे लोगों को क्या लगता था कि हम लोग लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक वाइटल फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट फ्रेडरिच वूलर ने डिस्कार्ड किया लॉ को और उसने लैब में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैबोरेटरी। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने कौन सा कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया? उसने लिया अमोनियम साइनेट। ठीक है, उसने अमोनियम साइनेट को लिया। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी ऑक्सीजन अगर एंड में आता है, कभी भी ऑक्सीजन अगर एंड में आता है तो वो 8 से एंड होता है। किसी भी वर्ड में अगर 8 लग रहा है, जैसे ये साइनेट हो गया, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, इसमें जैसे लास्ट में 8 आ रहा है, ये पक्का है कि लास्ट वाला वर्ड O से एंड हो रहा है। जैसे कि SO4 सल्फेट, सल्फेट O से एंड हो रहा है। कार्बोनेट लिखते हैं, कार्बोनेट भी O से एंड हो रहा है। इसी तरह कभी भी कोई भी कंपाउंड अगर O से एंड हो रहा है तो जनरली वो 8 से ही एंड होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या, फ्रेडरिच वूलर ने क्या किया? फ्रेडरिच वूलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट से
उसने यूरिया बनाया। यूरिया का फॉर्मूला काफ़ी इजी है, इसे हम कैसे याद रखेंगे यूरिया को, टर्मिनल पॉइंट्स पे या एंड पॉइंट्स में NH2 लगा देना है इस तरह से, NH2, और बीच में C डबल बॉन्ड O, ये है यूरिया का फॉर्मूला। साइड में दोनों टर्मिनल एंड्स में NH2 और बीच में CO डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो उसने क्या किया, अमोनियम साइनेट से यूरिया को फर्स्ट टाइम लैब में बनाया। किसने बनाया? फ्रेडरिच वूलर ने। तो फॉर द फर्स्ट टाइम Friedrich Wöhler prepared an organic compound in laboratory. ठीक है, इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिच वूलर। ठीक, नेक्स्ट उसी तरह कोल्बे भी एक साइंटिस्ट था, उसने एसिटिक एसिड को बनाया। दूसरा बर्थेलॉट, दूसरा साइंटिस्ट था, उसने मीथेन को बनाया। ठीक है, तो एसिटिक एसिड हम ऑब्टेन करते हैं विनेगर से। ठीक, और मीथेन कहाँ पाया जाता है? मीथेन जहाँ पे मार्शी एरियाज में, मार्शी एरिया मतलब जहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं दलदल जैसे जगह पे मार्श गैस पाए जाते हैं, और मार्श गैस से हम मीथेन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, फर्दर जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे, कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर एसिडिक है, ठीक है, कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर एसिडिक है तो वो एंड होता है, ये वाला ग्रुप उसमें रहता ही है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर वो एसिडिक है तो COOH रहता ही रहता है। ठीक है, ये कहाँ से ऑब्टेन किए थे हम लोग? विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। मीथेन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए थे? फ्रॉम मार्शी एरियाज, दलदल जिसको हम लोग कहते हैं, मार्शी एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही कंस्ट्रक्ट करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस। वैलेंसी, पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट एट द या फिर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बाहर वाले शेल में रहते हैं किसी भी एटम के, उन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वैलेंसी या फिर एक्सचेंज, वो वही इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह का बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज का एग्जांपल लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज वैलेंसी। वैलेंसी क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। वैलेंसी क्या हो गया? वैलेंसी हो गया कि कितना एक्सचेंज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, उसी एक्सटेंट से हम लोग वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन, लेट्स टेक नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 5। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर से हमें क्या डिटरमाइन होता है? एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अरेंज रहता है? जैसे किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इस तरह से शेल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये बाय रूल ये है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल अकोमोडेट कर सकते हैं एक एटम को स्टेबल बनाने के। ठीक है, तो एक न्यूट्रल एटम किसको कहते हैं हम लोग? जब वो किसी भी तरह का बॉन्ड या फिर किसी भी तरह का एक्सचेंज प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो न्यूट्रल है। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास, वो उसी से संतुष्ट है या फिर उसी से वो काम चला रहा है। तो एक न्यूट्रल एटम क्या हो गया? कि जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। तो
हम लोग को ये पता है कि फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एटम को स्टेबल बनाने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होने चाहिए। इसके पास कितने हैं? 5 है, इसके पास 5 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर से हम लोग क्या पता करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका प्रोटॉन्स पे कितना होगा इसके अंदर? इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब इसका प्रोटॉन भी 7 होगा, इसका प्रोटॉन भी 7 है और इलेक्ट्रॉन्स तो 7 है। अंदर वाले शेल में 2 होना चाहिए इसलिए 2 है, नेक्स्ट वाले शेल में 5 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई करने के लिए। बट इसके पास होना कितना चाहिए? सेकेंड शेल में होना कितना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो ये खुद को स्टेबल बनाने के लिए आइदर उसके पास 2 ऑप्शन है, ये 5 निकाल देगा या फिर 3 ले लेगा 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए। ऑक्टेट, ऑक्टा वर्ड किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? 8 के लिए, 8 के लिए हम लोग ऑक्टा वर्ड यूज करते हैं। तो क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन दे वो, इससे अच्छा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन देने में जितना एनर्जी लगेगा उससे कई कम एनर्जी उसे 3 इलेक्ट्रॉन लेने में लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या इजी हो रहा है? ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो क्या है कि इसी तरह से कार्बन भी अच्छा, कार्बन आने के पहले हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5 एंड वैलेंसी हो गया 3। वैलेंसी क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए या फिर लॉस हो गए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ले रहे हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, वो डिटरमाइन करता है वैलेंसी को। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन का भी एग्जांपल लेता है। ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर होता है इसका, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका मतलब प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन भी इसके 8 हो गए। इसका न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके वाले बाहर शेल में 2 ऑलरेडी हो गए, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6। ये 6 दे सकता है या 2 ले सकता है 8 बनाने के लिए। तो इसे इजी इसके लिए इजी क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। ठीक है, तो इसका वैलेंसी हो गया, इसका वैलेंसी हो गया 2, क्योंकि वो 2 ले रहा है। ठीक है, अगर 2 देता तो भी उसका वैलेंसी 2 हो जाता। प्लस और माइनस डिपेंड कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? माइनस चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर वो ले रहे हैं तो उसमें माइनस चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग वैलेंसी को -2 बोलते हैं। ठीक है, जो गेन कर रहा है, और जो दे रहा है उसको हम लोग प्लस बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मेन चीज अब अब हम लोग आएंगे कार्बन पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन हो गया 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 एंड 4। ठीक है, ये जैसे कार्बन का एक न्यूक्लियस, इसका प्रोटॉन इसमें 6 होंगे, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके बाहर 2 शेल होंगे, फर्स्ट में 2 होगा, दूसरे में 4 होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि बाकी एटम्स के पास ऑप्शन होता है, या तो वो लेगा या तो वो देगा। ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो वो फिर पूरा 4 दे दे ताकि डुप्लेट बना ले, डुप्लेट अपना स्टेबल बना ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन वो ले ले ताकि वो अपना ऑक्टेट स्टेबल कर पाए या ऑक्टेट अपना फुलफिल कर पाए। बट क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा उसमें भी काफ़ी एनर्जी लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें भी काफ़ी एनर्जी लगेगा। तो ये क्या करता है? म्यूचुअल बॉन्ड शेयर करता है, कोवैलेंसी शो करता है। कोवैलेंसी, को वर्ड से हम लोग का क्या मतलब है? म्यूचुअल, जिससे तुम्हारा भी फायदा हो रहा है, मुझे भी फायदा हो रहा है। को का मतलब हो गया म्यूचुअल। ठीक है, मतलब ये म्यूचुअल एक्सचेंज करता है। ये क्या करेगा? जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 1 ही होंगे। ये क्या कर लेगा? कार्बन ना देगा ना लेगा, वो क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। जैसे इस तरह से वो बॉन्ड बना लेगा।
इससे क्या होगा, कोवैलेंसी शो करेगा, मतलब उससे वो इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन भी इससे शेयर कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को भी फायदा हो रहा है कि वो अपना डुप्लेट स्टेबल या फिर डुप्लेट फुलफिल कर सकेगा। कार्बन को इससे क्या फायदा हो रहा है कि वो अपना ऑक्टेट स्टेबल कर पाएगा, ठीक है, ऑक्टेट फुलफिल कर पाएगा, सॉरी स्टेबल नहीं, ऑक्टेट फुलफिल कर पाएगा। तो इस ये क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, ये जितना इसको दे रहा है उतना ही इससे ले रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन को 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो थे, प्लस 1 2 3 4 और 4 आ गए। इससे क्या हुआ, वो अपना ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है। हाइड्रोजन को ये फायदा हो गया कि वो अपना डुप्लेट फुलफिल कर पा रहा है। तो कार्बन क्या करता है, ना ही देता है ना ही लेता है, वो म्यूचुअल बॉन्डिंग शेयर करता है, ठीक है, एक म्यूचुअल बॉन्ड बना लेता है। यही प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बहुत लंबे लंबे चेन बना सकता है, ठीक है। और यही चीज को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्यों करता है, क्योंकि वो 4 दे भी रहा है 4 ले भी रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि कार्बन एसेंशियली 4 बॉन्ड अपने सराउंड में बना लेता है, ठीक है। कार्बन एसेंशियली कितना बॉन्ड बना लेता है अपने आसपास, 4 बॉन्ड उसका होना चाहिए उसको स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी, तो कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा, कार्बन 4 बॉन्ड उसके सराउंडिंग में वो बना लेता है ताकि वो खुद को स्टेबल बना पाए, ठीक है। इस तरह से वो 4 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैटेनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैटेनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैटेनेशन है क्या, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है क्या, एटम्स खुद से खुद को जोड़ के रखना। कैटेनेशन का मतलब ही हो गया सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से खुद को जोड़ के रखना। जैसे कार्बन खुद से जोड़ के रख रहा है, ये हो गया कैटेनेशन। वैसे ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से खुद को जोड़ के रखता है, ये हो गया कैटेनेशन। वैसे ही नाइट्रोजन खुद से खुद को जोड़ के रखता है, ये हो गया कैटेनेशन, ठीक है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम, सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से खुद को, इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन को हम लोग लिख सकते हैं कैटेनेशन is the self linking property of atoms or ions or molecules to become stable. एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी एटम अगर बॉन्ड बना रहा है या खुद से सेल्फ लिंक कर रहा है, कोई भी एटम अगर पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी रिएक्शन में, वो प्राइमरीली खुद को स्टेबल बनाने के लिए ही करता है, ठीक है। कोई भी एटम कुछ भी कर रहा है, किसी भी रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद को स्टेबल बनाने के लिए, कि यूनिवर्स का लॉ ही है कि यूनिवर्स ऑलवेज टेंड्स टू बिकम स्टेबल, ठीक है। यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी चीज़ है, हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ ही मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। वैसे एटम का भी टेंडेंसी रहता है कि वो खुद को स्टेबल बना सके। तो किसी भी अगर रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट, जैसे कि नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, वो जनरली पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी फुलफिल्ड है। तो उन्हें वो ज़रूरत नहीं लगता है कि वो किसी चीज़ में जाके पार्टिसिपेट करे या किसी रिएक्शंस में वो अपना पार्टिसिपेशन शो करे। तो एटम्स कभी भी खुद को अगर सेल्फ लिंक कर रहा है, किसी भी चीज़ में अगर पार्टिसिपेट, वो खुद को स्टेबल बनाने के लिए ही करता है, ठीक है। कैटेनेशन क्या हो गया, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हो गया, खुद से खुद को जोड़ के रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे C ये कैटेनेशन हो गया, इसी तरह से O, इसी तरह से N, ये सारे कैटेनेशन हो गए, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन का पावर होता है कार्बन के पास। क्यों कार्बन के पास ही क्यों कैटेनेशन का पावर होता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसके पास होता है, कार्बन के पास। 4 उसका टेट्रावैलेंसी का प्रॉपर्टी होता है। टेट्रावैलेंसी मतलब वो 4 बॉन्ड अपने आसपास बना सकता है। तो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन भी वही शो करेगा,
सबसे ज़्यादा बॉन्ड, जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है वही सबसे ज़्यादा कैटेनेशन शो करेगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है वही सबसे ज़्यादा कैटेनेशन शो करेगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सिर्फ, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बना सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैलेंसी पे ही बॉन्ड का मतलब बॉन्ड बनाने का भी डिसीजन लिया जाता है। जितना ज़्यादा जिसका वैलेंसी होगा उतना बॉन्ड्स वो बना सकता है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। को मतलब म्यूचुअल शेयरिंग करता है, ना वो किसी को देता है ना किसी से लेता है, वो म्यूचुअली सबको शेयर, मतलब म्यूचुअली वो अपना बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेट चेन। कार्बन के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, कार्बन सबसे ज़्यादा कैटेनेशन शो करता है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन जैसे इस तरह से। अच्छा, उसके पहले कभी भी कार्बन का अगर हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं, हमें ये देखना है कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वो 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, उसको हमेशा दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। तो जैसे कार्बन का चेन हो गया स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का अगर बात करें, इस तरह से कार्बन, इस तरह से स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड फुलफिल हुआ, तो वो क्या करेगा, अपने 3 साइड और H लगा देगा। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन चीज होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो वर्ड का मतलब है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब है कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ही मेन प्राइमरी मतलब टॉपिक होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन का कंपाउंड। तो ये तो अपना एक बॉन्ड बना ले रहा है इस कार्बन से, बट ये अपना टेट्रावैलेंसी तो फुलफिल करेगा या फिर अपना 4 बॉन्ड तो बनाएगा। तो ये क्या करता है, H अपने आसपास ले लेता है। इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, मतलब कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये C, इसके पास एक है, 2 है, इसको और 2 चाहिए अपना टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए। सिमिलरली इसे भी 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 था, इसके पास भी 2 है, तो इसे भी और 2 चाहिए। इसी तरह से इसे भी 2 चाहिए। इसे, इसके पास एक ही है तो इसे कितने चाहिए, 3 चाहिए। टेट्रा वर्ड का मतलब ही है 4, ठीक है। तो अपना टेट्रा वैलेंसी वो फुलफिल कर रहा है। टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करने के लिए उसे 4 बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन भी कार्बन बना सकता है इस तरह से, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब इसका टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करना है, इसके आसपास हम H लगा देंगे, इसको 2 H चाहिए, इसे कितना H चाहिए, इसे एक ही H चाहिए, क्योंकि ये कर रहा है, ये भी बॉन्ड बन गया, ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए, इसको एक चौथा H चाहिए टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करने के लिए। लास्ट कार्बन को H चाहिए। वैसे अगर कार्बन ब्रांच बना रहा है, ये दूसरा कार्बन इस तरह से ब्रांच बना रहा है, तो इसे भी कितना चाहिए, H H H, 3 H, क्योंकि एक तो इसी से बन रहा है। फिर मान लो ये फर्दर अगर एक्सटेंड कर रहा है, करना चाह रहा है अपना ब्रांचेस, ठीक है। इस तरह से अगर अपना ब्रांचेस फिर से एक्सटेंड करना चाह रहा है, जैसे कार्बन, फिर इस तरह से फिर कार्बन अपना ब्रांच बनाना चाह रहा है इस तरह से, तो इसे भी हमें देखना है कि ये टेट्रा वैलेंसी फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं टेट्रा वैलेंसी फुलफिल कर रहा है, किसी भी एलिमेंट को हम लोग, किसी भी एलिमेंट से हम लोग इसका टेट्रा वैलेंसी फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी H बनाएगा, इसे सिर्फ 2 ही H चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना लिया है। इसे भी 2 ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 2 बना लिया, इसे भी 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए, इसे 3 चाहिए। टर्मिनल या फिर एंड कार्बन को सबसे ज्यादा हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो टेट्रा वैलेंसी के वजह से ही, या फिर टेट्रा वैलेंसी की वजह से ही कार्बन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाने के वजह से ही वो कैटेनेशन का प्रॉपर्टी सबसे प्रोमिनेंटली शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर जैसे साइक्लिक चेन, साइकिल के फॉर्म में भी कार्बन खुद को अरेंज करेगा इस तरह से, कार्बन फिर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इस तरह से। तो ये क्या हो गया कि कार्बन इस तरह से साइकिल भी बना सकता है। इसके पास एक है, तो इसके पास ये कार्बन, इस कार्बन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसके पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो इसे और 2 बॉन्ड चाहिए इस तरह से, ठीक है।
इस तरह से वो साइकिल के फॉर्म में भी वो चेन को फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कितने टाइप्स के कंपाउंड है ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरह के हो सकते हैं। सबसे मेन है हाइड्रोकार्बन, जिसके बारे में बात कर रहे थे। हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब हो गया कार्बन, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन प्लस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन में 3 सब ग्रुप है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन का मतलब हो गया कार्बन खुद को सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ के रख रहा है, ठीक है। एल्कीन का मतलब हो गया कार्बन खुद को 2 बॉन्ड से जोड़ के रख रहा है। एल्काइन का मतलब हो गया कार्बन खुद को 3 बॉन्ड से जोड़ के रख रहा है, ठीक है। तो एन का मतलब हो गया कि कार्बन खुद को सिंगल बॉन्ड से जोड़ के रख रहा है। इन का मतलब हो गया 2 बॉन्ड से जोड़ के रख रहा है। आइन का मतलब हो गया 3 बॉन्ड से खुद को जोड़ के रख रहा है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं सिंगल कार्बन बॉन्ड, सिंगल कार्बन बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया डबल कार्बन बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल कार्बन बॉन्ड, ठीक है। अल्कोहल दूसरा ग्रुप हो गया। फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, हैलाइड, ये सारे ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे किसको हम लोग रिप्रेजेंट, या किस तरह का ग्रुप रहता है इसमें जिसे डिस्टिंक्शन देते हैं, जिसे अलग अलग चीज में डिवाइड किया गया है किस ग्रुप के वजह से। एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है इस तरह से, ठीक है। एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में है ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कोहल, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH प्रेजेंट है तो समझ जाना है कि वो अल्कोहलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। किसी भी ग्रुप में अगर OH है, अल्कोहल किसे डिनोट करते हैं हम लोग, OH से। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH का प्रेजेंस है तो ये हमें समझ जाना है कि वो एक अल्कोहलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एल्डिहाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CHO, CH ग्रुप है मतलब वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। नेक्स्ट कीटोन, कीटोन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं COO। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैंने सबसे पहले वाले स्लाइड में बताया था, सेकंड वाले स्लाइड में, कि COOH ग्रुप किसी में भी प्रेजेंट रहा, इसका मतलब समझ जाना है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा COOH। नेक्स्ट है ईथर, ईथर में क्या होता है, COC बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंसेस बताऊंगी मैं। ईथर का हो गया COC बॉन्ड। हैलाइड, हैलाइड को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अच्छे से ध्यान से सुनो, हैलाइड वर्ड कहाँ से आया है, हैलोजन से, ठीक है। हैलोजन हम लोग किसको कहते थे, किस ग्रुप को हम लोग हैलोजन कहते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। इसे हम हैलोजन बोलते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और हमें इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ये हमें पीरियोडिक टेबल में मदद देगा। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 5 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टेटाइन, उसे समझ जाना कि वो हैलाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसे हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है या एस्टेटाइन हो सकता है, ठीक है। ये हैलाइड X से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, इसे भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। किस तरह से याद रखेंगे, अल्कोहल में OH लग रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड में भी OH लग रहा है, OH, बस इसमें एक एक्स्ट्रा C ऐड कर देना है। नेक्स्ट कीटोन में H को हटा लेना, C और O का बॉन्ड है, इसमें H हटा लेना बस और C और O का बॉन्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, OH है और CO है, इसका मतलब इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है और इसमें कीटोन ग्रुप भी है। CO ग्रुप कीटोन से आ रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप से OH इसमें आ रहा है, तो इसमें कीटोन और अल्कोहलिक दोनों ग्रुप है, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। ईथर हम लोग के सिलेबस में नहीं है, 10th के सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग इसको जानेंगे।
ओ सी बॉन्ड। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी हम लोग कार्बन चेन को इस तरह से अगर कार्बन चेन बना रहा है, इसको हम लोग इन शॉर्ट आर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कीटोन में क्या होगा, आर सी ओ आर, ठीक है। इसी तरह से ईथर में क्या होगा, आर ओ आर, ठीक है। इसमें जैसे कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड रहता है, इसमें दो कार्बन के बीच में एक ही ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। इसे डिफरेंसेस में हमें समझना है। बट अभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलाइड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्कोहल का हम लोग OH से जानते हैं, एल्डिहाइड को हम लोग CHO, एक H एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है, कीटोन में H हट जा रहा है, O आ जा रहा है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, और हैलाइड को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मान लो कि जिस चीज़ को अगर हम लोग इसको इस तरह से OH करें, तो ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। ये है एक अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। बस इसी तरह से अगर किसी भी कार्बन चेन में CHO रहा तो ये हो गया एल्डिहाइलिक ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली किसी भी चेन में अगर OH, जैसे कि इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं, इसमें ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो गया, COOH जिसमें भी रहेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो गया। इस तरह से अगर ये एक एसिडिक ग्रुप हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में देखेंगे और इसका क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, ठीक है, और इसके क्लासिफिकेशन को आज हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोकार्बन्स डिवाइडेड है एलिफैटिक और साइक्लिक में, ठीक है। एलिफैटिक हो गए ओपन चेन, ठीक है, जैसे सी सी सी, इस तरह से ओपन चेन। साइक्लिक चेन हो गया जिस तरह साइकिल बना रहा है, उसको हम लोग साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कहते हैं। नेक्स्ट, एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एलिफैटिक डिवाइडेड है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड में आता है एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब हो गया, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें अगर एक बूंद भी सॉल्वेंट डालते हैं या सोल्यूट डालते हैं तो उस चीज़ को वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा फर्दर। सैचुरेटेड का मतलब हो गया सिंपल भाषा में संतुष्ट, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब ही है संतुष्ट, मतलब वो सेटिस्फाइड है। जैसे कि कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर एक सोल्यूट या कुछ भी सॉल्वेंट देते हैं फर्दर, तो वो उस चीज़ को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, किसी भी सॉल्यूट को वो फर्दर डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी संतुष्ट है, वो सैचुरेटेड है, वो और फर्दर किसी भी चीज़ को घोल नहीं पाएगा। अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया असंतुष्ट, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, मतलब उसमें जितना भी सल्यूट डालेंगे वो उतना घोलते रहेगा, ठीक है। उसके पास घोलने का अभी भी कैपेसिटी, मतलब वो सैचुरेटेड नहीं है, वो फुलफिल्ड नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। उसे और सल्यूट देंगे, ठीक है, तो वो घोलते रहेगा उस चीज़ को। तो सैचुरेटेड में एल्केन्स को क्यों क्लासिफाइड किया गया है, बिकॉज एल्केन्स हम लोग क्या जाने थे पिछले स्लाइड में, एल्केन्स का मतलब हो गया सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। एल्कीन्स का हो गया कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड कार्बन। एल्केन्स का मतलब हो गया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। सैचुरेटेड में एल्केन्स क्यों है, क्योंकि कार्बन एक बॉन्ड बना के ही संतुष्ट है। कार्बन खुद को खुद से जोड़ के रखने के लिए एक बॉन्ड से ही वो संतुष्ट है, वो सैचुरेटेड है। बट एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या है, कार्बन खुद से खुद को एक बॉन्ड से जोड़ के संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो दो बॉन्ड से जोड़ के रख रहे हैं खुद को। एल्काइंस और ज्यादा असंतुष्ट है, बिकॉज वो तीन बॉन्ड का इस्तेमाल कर रहा है खुद से खुद को जोड़ के रखने के लिए। तो सबसे ज्यादा संतुष्ट या सैचुरेटेड कौन है, एल्केन्स, क्योंकि वो एक बॉन्ड बना के ही सेटिस्फाइड या संतुष्ट है,
ठीक है। बट एल्कीन्स एक बॉन्ड बना के संतुष्ट नहीं है, एल्काइंस भी एक बॉन्ड बना के संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसे 2 बॉन्ड बना रहे और एल्काइंस 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड मतलब सेटिस्फाइड, इसको हम लोग याद करने के लिए लिख सकते हैं सेटिस्फाइड या संतुष्ट, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब अनसेटिस्फाइड, ठीक है। मतलब कार्बन एक बॉन्ड बना के ही खुद से संतुष्ट है, ये एक बॉन्ड बना के ये लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो डबल बॉन्ड यूज करते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह से साइक्लिक भी डिवाइडेड है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसे हम अच्छे से जानेंगे। एलिसाइक्लिक मैंने बता चुका है, ये इस तरह से कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से एलिसाइक्लिक बॉन्ड वो बना रहा है। सिंपल चेन, सिंपल चेन को हम लोग एलिसाइक्लिक बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, H H, इसमें भी H H, इससे उसका टेट्रावैलेंसी फुलफिल हो रहा है। एक सिंपल कार्बन की चेन को हम लोग एलिसाइक्लिक चेन बोलते हैं। एरोमेटिक, इसे अच्छे से समझना है। एक कंपाउंड होता है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, कार्बन को अगर हम लोग 6 रिंग में इस तरह से अरेंज कर दिए, 6 कार्बन को अगर हम लोग एक रिंग के फॉर्म में अरेंज कर दिए इस तरह से, और उनके आपस में डबल सिंगल डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेटिव डबल सिंगल डबल बॉन्ड लगा दिए इस तरह से, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन, ये जो रिंग बना, ये जो रिंग बना, ये बेंजीन रिंग कहते हैं हम लोग इसको। तो बेंजीन एक्चुअली है क्या, अरेंजमेंट ऑफ 6 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चेन विथ अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बेंजीन को फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन का अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक चेन, इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक चेन विथ अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, इस तरह से डबल सिंगल डबल, इस रिंग को हम लोग कहते हैं बेंजीन। इसी रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन। और ये बेंजीन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्रेजेंट रहा, ये रिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्रेजेंट रहा, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक्स द कंपाउंड एरोमेटिक। एरोमा नाम का, एरोमेटिक नाम कहाँ से आया, एरोमा से। अरोमा का मतलब है स्मेल या फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंजीन कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमा निकालते हैं या फिर फ्रेग्रेंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह से हम लोग इस चीज को तो फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हो गया एलिफैटिक, मतलब ओपन चेन, इस तरह से ओपन चेन मतलब कार्बन कार्बन इस तरह से ओपन चेन। साइक्लिक मतलब क्लोज्ड एक लूप की तरह बना रहा है, ठीक है। फिर एलिफैटिक में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हो गया एल्केन्स, मतलब वो संतुष्ट है एक ही बॉन्ड बना के। अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स में मतलब वो एक बॉन्ड बना के संतुष्ट नहीं है, उसे 2 बॉन्ड चाहिए खुद से खुद को जोड़ के रखने के लिए। एल्काइंस में 3 बॉन्ड का इस्तेमाल कर रहा है वो खुद से खुद को जोड़ने के लिए। एलिसाइक्लिक मतलब हो गया सिंपल चेन। एरोमेटिक मतलब हो गया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग मतलब अरेंजमेंट ऑफ 6 कार्बन, 6 कार्बन होना चाहिए, इस तरह से अरेंज है साइकिल के फॉर्म में, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ 6 कार्बन, अरेंजमेंट ऑफ 6 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ साइकिल विथ अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बेंजीन। तो बेंजीन में एसेंशियली कार्बन 6 मतलब 6 कार्बन होंगे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड को अब हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आ गए एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में आ गए एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स मतलब कार्बन खुद से खुद को एक बॉन्ड से जोड़ के ही संतुष्ट है।
एल्कीन्स में हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्काइंस में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड का प्रॉपर फॉर्मूला होता है, इसे भी हम जानेंगे, ठीक है। एल्केन्स के लिए फॉर्मूला होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन के फॉर्म में अगर लिखेंगे इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है, ये हो गया CnH2n+2, ठीक है। C से मतलब है कार्बन, H से मतलब है हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट C रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट वो रिप्रेजेंट करेगा H से, ठीक है। एल्कीन्स CnH2n, एल्काइंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूला से CnH2n-2, ठीक है। इस तरह से एक चीज हम सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं, एल्केन्स हो एल्काइंस हो, सब में CnH2n, ठीक है। एल्केन्स में +2 आ जा रहा है एंड एल्काइंस में -2 आ जा रहा है, बस यहीं पे डिफरेंस है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है, सब में CnH2n, सब में CnH2n, एल्केन्स में +2 आ जा रहा है, इसमें -2 आ जा रहा है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला सच में सही है एल्केन्स के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड ले रहे हैं कोई C इस तरह से, ठीक है। अब इसका टेट्रावैलेंसी फुलफिल करना है, 4 बॉन्ड बनाना है कार्बन को स्टेबल बनाने के लिए, तो इसके पास और 3 इस तरह से होंगे, इसके पास 2 होगा, इसके पास भी 2 होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बॉन्ड बना चुके हैं और 2 चाहिए इसको सिर्फ 4 टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए, इसके पास भी और 2 ही होगा, इसके पास 3 होगा। अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे एल्केन्स के लिए, एल्केन्स है सिंगल बॉन्ड ही बना रहे, कहीं पे डबल बॉन्ड तो है नहीं। अब CnH2n, इसका फॉर्मूला यही है, तो Cn मतलब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, H2n+2, H डबल है, जैसे कार्बन 5 हो गया, इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब 10 हो गए, तो इसमें 10 तो हुए, 2n मतलब कार्बन का डबल हो गया, +2, टर्मिनल में 2 एंड में 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें +2 हो गया, ठीक है। तो C5H12 हम लोग उसको लिख सक रहे हैं, तो हाँ ये फॉर्मूला करेक्ट है एल्केन्स के लिए। सिमिलरली एल्कीन्स का भी करेंगे हम लोग, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड का भी वेरीफाई कर रहे हैं, एल्कीन्स इस तरह से, जैसे मान लो ये एल्कीन्स, इसको फुलफिल करने के लिए इसके पास ऑलरेडी 2 है, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी 2 है, तो इसे और कितने चाहिए, और 2 चाहिए, इस तरह से H और H। टेट्रावैलेंसी किसी भी कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहे हैं तो हमें उस टेट्रावैलेंसी को दिमाग में लेके चलना ही है कि उसका 4 बॉन्ड फुलफिल हो रहा है कि नहीं। इसके पास भी 2 ऑलरेडी था और 2 चाहिए 4 बनने के लिए। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, CnH2n एल्कीन्स के लिए CnH2n, तो C कितने हैं, 2 है, C हो गए 2, H कितने हैं, 4 मतलब N का डबल, तो ये वेरीफाई हो रहा है, ये भी वेरीफाई हो रहा है। अब हम लोग एल्काइंस के लिए देखेंगे, एल्काइंस के लिए देखेंगे, एल्काइंस के लिए देखेंगे, एल्काइंस का फॉर्मूला है CnH2n-2, ठीक है। तो एल्काइंस अगर हम लोग लिखे इस तरह से, एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें और कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 ऑलरेडी है, 4 चाहिए, तो इसके पास एक H हो जाएगा, इसके पास भी एक H होगा। ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए। तो C कितने हैं, 2 है, C है 2, ठीक है, C है 2, H कितने हैं, 2n-2, मतलब यहाँ पे 2 है, तो इससे फुलफिल हो रहा है, ये भी फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, बिकॉज C का मतलब 2 हो गया, ठीक है। 2n अगर हम लोग करते तो मतलब 4 हो गया, -2 मतलब फिर से वो 2 ही आ रहा है, तो ये भी फॉर्मूला फुलफिल कर रहा है, ये भी फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वेरीफाइड है, ये सारे फॉर्मूला वेरीफाइड हो गए, वेरीफाइड, ठीक। नेक्स्ट,
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने का तरीका, ये सबसे बेसिक तरीका है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से हम लोग नेम करते हैं, ठीक है। किसी भी चेन को हम लोग किस तरह से नेम, या नेमिंग को हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, नॉमेनक्लेचर। किसी भी कंपाउंड का हम लोग नॉमेनक्लेचर किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कार्बन क्या है, कार्बन कैटेनेशन शो करता है। कैटेनेशन का मतलब खुद से खुद को जोड़ के रख सकता है और लंबा लंबा चेन बना सकता है, या फिर ब्रांच के फॉर्म में बना सकता है, या भी किसी भी साइकिल के फॉर्म में बना सकता है। वो खुद से खुद को किसी भी एक्सटेंट तक जोड़ के रख सकता है, इसी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा पावर कार्बन के पास ही होता है कैटेनेशन करने का। तो जिस तरह से, जैसे मान लो कार्बन खुद से जोड़ के रख रहा है, ये एक चेन हो गया। कार्बन इसी तरह से, इस तरह से, ये भी एक चेन हो गया, ठीक है। इसी तरह से 2 कार्बन अगर रहा तो 2 कार्बन के लिए हम लोग एक नाम रखते हैं इथ। 2 कार्बन, किसी भी कंपाउंड में अगर 2 ही कार्बन है तो उसको हम लोग इथ रखते हैं। 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोप। वैसे ही 1 2 3 4 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंट। 6 के लिए हम लोग हेक्स। इसी तरह से हम लोग कार्बन को जितने भी नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे उसके लिए हम लोग एक पेरेंट वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे कार्बन 1, अगर एक ही कार्बन हुआ किसी भी कंपाउंड में, जैसे मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसका पेरेंट वर्ड क्या होगा, मीथेन। जैसे मीथेन में क्या है, मिथ क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक ही कार्बन है इसलिए इसका नाम है मीथेन। अगर 2 कार्बन होता तो वो इथेन हो जाता। एन क्यों लग रहा है, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, ठीक है। एल्केन जैसे हो रहा था। तो मिथ मतलब कार्बन 1, इथ हम लोग कार्बन 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ यूज करते हैं। प्रॉप हम लोग 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं। ब्यूट हम लोग यूज करते हैं 4 कार्बन के लिए। वैसे ही पेंट वर्ड से ही पता चल रहा है 5 कार्बन के लिए यूज कर रहे हैं। हेक्स हम लोग 6 कार्बन के लिए यूज कर रहे हैं। हेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं 7 कार्बन के लिए। ऑक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं 8 कार्बन के लिए। नॉन हम लोग यूज करते हैं 9 कार्बन के लिए। डेका हम लोग यूज करते हैं 10 कार्बन के लिए, ठीक है। अगर किसी भी चेन में एक ही कार्बन रहा तो हम लोग मिथ से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक मीथेन में एक ही कार्बन है इसलिए हम लोग मिथ यूज कर रहे हैं। एन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से सिंगल बॉन्ड है। कहीं पे डबल बॉन्ड है ना जो इन यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको अब किस तरह से नेम करेंगे, एल्केन, ठीक है। एल्केन के लिए हम लोग अगर एक कार्बन यूज करते हैं तो हम लोग इसको कह सकते हैं मिथेन। मिथ यूज कर रहे हैं 1 कार्बन के लिए। एन यूज कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, एल्केन के लिए मिथेन। जैसे इस तरह से एक ही कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड अपने अराउंड बना ले रहे हैं, ठीक है। इथ के लिए हम लोग क्या करेंगे यूज, इथेन। प्रॉप के लिए प्रोपेन। ब्यूट के लिए ब्यूटेन। पेंट के लिए पेंटेन, ठीक है। हेक्स के लिए हेक्सेन। हेप्ट के लिए हेप्टेन। पेरेंट वर्ड और एल्केन, पेरेंट वर्ड प्लस एल्केन लग रहा है। ऑक्ट के लिए ऑक्टेन। नॉन के लिए नॉनेन। डेक के लिए डेकेन, ठीक है। एल्कीन में क्या यूज कर रहे थे हम लोग, इन यूज कर रहे हैं। तो पेरेंट वर्ड प्लस इन, जैसे यहाँ पे पेरेंट वर्ड क्या था, मिथ, और एन यूज कर रहे हैं एल्केन के लिए। इसी तरह से एल्कीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट वर्ड तो यूज कर रहे हैं, मिथ तो यूज कर ही रहे हैं, इसके साथ हम लोग इन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा, मिथहीन नहीं हो सकता है। मिथहीन नहीं हो सकता, क्यों, लॉजिकली सोचो, क्यों मिथहीन नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन खुद से खुद को जोड़ने के लिए उसको 2 कार्बन तो एसेंशियली चाहिए, ठीक है। एक कार्बन में क्या हो रहा था कि वो किसी से नहीं जोड़ रहा है खुद को, ठीक है। खुद को खुद से जोड़ने के लिए चाहिए नहीं। जब एक ही है कार्बन तो वो किससे खुद को जोड़ेगा। 2 कार्बन हम लोग अगर 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 बॉन्ड किसी से बना रहे हैं तो हमें 2 कार्बन भी तो चाहिए, ठीक है। 2 बॉन्ड जो वो बना के रखेगा उसके लिए भी तो उसे 2 चाहिए। तो मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये दो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इथीन, इथ के लिए, ठीक है।
तो मीथेन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मिथ का मतलब ये एक कार्बन, और एक कार्बन खुद से किसको जोड़ के रहेगा, किसी को नहीं, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, मीथेन नेवर एग्जिस्ट। मिथ हम लोग एक ही कार्बन के लिए यूज करें, इथीन, इथीन से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दो कार्बन है, दो बॉन्ड बनाने के लिए भी तो दो कार्बन चाहिए ना उसको। प्रोप के लिए प्रोपीन, ब्यूट के लिए ब्यूटीन, पेंट के लिए पेंटीन, हेक्स के लिए हेक्सीन, ठीक है, हेप्ट के लिए हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकीन, ठीक है। सिमिलरली एल्काइन, अब एल्काइन, अच्छा एल्काइन का नहीं दिया हुआ है, अल्कोहल देख लेते हैं। एल्काइन का भी वही सिमिलरली इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरह से वो कंटिन्यू होता है। अल्कोहल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लो अल्कोहल आ गया इस तरह से, जैसे मान लो ये दो कार्बन है और इसमें एक अल्कोहल है, या फिर हम लोग लेते हैं एक कार्बन है इसमें एक अल्कोहल है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ले तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, मिथ, और अल्कोहल के लिए हम लोग यूज करते हैं ओएल, ऑल यूज करते हैं, ऑल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अल्कोहल के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ऑल, ठीक है। तो मिथ, मिथ हो गया। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मिथ यूज करेंगे। OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, OL यूज करते हैं, तो मिथॉल हो जाएगा, मिथॉल, सॉरी मेथानॉल हो जाएगा, मिथानॉल। मिथानॉल क्यों होगा, एन नॉल क्यों होगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड से हो रहा है, मिथानॉल होगा, मिथेनॉल। इथ, जैसे दो कार्बन है, इधर दो कार्बन है, इस दो कार्बन के लिए हम लोग कौन सा पेरेंट वर्ड यूज करेंगे, इथ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा इथानॉल। इसी तरह से तीन कार्बन और OH, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ये हो जाएगा ब्यूटानॉल, पेंटानॉल। पेंटानॉल के लिए हम लोग 5 कार्बन यूज करेंगे इस तरह से। पेंटानॉल के लिए हम लोग 5 कार्बन यूज करेंगे इस तरह से। ब्यूटानॉल के लिए हम लोग 4 कार्बन यूज करेंगे, और लास्ट में OH, OH अल्कोहल के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रोप के लिए हम लोग 3 कार्बन यूज करेंगे, और OH। इथ के लिए भी हम लोग 2 कार्बन यूज करेंगे, और OH, इसके लिए हम लोग 1 कार्बन यूज करेंगे, OH। इसी तरह से हेक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेक्सानॉल, हेक्सानॉल। हेक्सीनॉल क्यों नहीं बोलते, हेक्सीनॉल क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि कहीं पे डबल बॉन्ड लग ही नहीं रहा है, एक ही बॉन्ड लग रहा है। तो एन यूज करते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग, तो इसमें जैसे 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 और OH। उसी तरह से हेप्टेनॉल, इसी तरह से कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक किस तरह से हम लोग एक कंपाउंड को नेम कर सकते हैं। अब फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे किस तरह से हम लोग कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करेंगे, या फिर कैसे उसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। तो हम आ गए एंड ऑफ द लेक्चर में। ये 10th ICC, 10 CBSE, 9th ICC, 9 CBSE के और वो सारे बच्चे जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से बेस बनाना चाहते हैं, वो अच्छे से लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।